हेलो क्लास 6। आज हम जो है हिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर देखते हैं, कल्चर एंड साइंस। इसमें एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दिया हुआ है, एन एंशिएंट आयरन पिलर दैट नेवर रस्ट। तो ये जो है बताया है कि कितना हमारा जो है साइंस डेवलप्ड था हमारे पुराने मतलब फोरफादर्स के टाइम में, पूर्वजों के टाइम में। उसके बारे में बताया है कि मेहरौली के पास मेहरौली कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जो है एक जो है पुराने टाइम का आप देखोगे एंशिएंट आयरन पिलर हो, तो ये जो है बना हुआ है और ये है 23 फीट का, जो 8 इंच की ढाया का है। ठीक है, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम का, जिसका नाम जो है यहाँ पे चंद्र दिया हुआ है, उनके टाइम का है। और इसकी जो है टेक्नोलॉजी के बारे में ये बताता है कि ये इतनी अच्छी और इतनी सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रही हमारी उस टाइम पे कि ये आज भी जंग नहीं लगा, इस पर रस्ट जो है वो नहीं बन पाई है। ठीक है, तो ये जो है हमारी टेक्नोलॉजी को, साइंस टेक्नोलॉजी को बताता है। इसके बाद से हम देखते हैं रिलीजियस बिल्डिंग्स। तो पहले हम बात कर ले थोड़ा सा कि कल्चर क्या चीज़ होता है। एक्चुअली कल्चर जो है हमारी संस्कृति बहुत ही गहरे जुड़ी होती है साइंस टेक्नोलॉजी से भी। ठीक है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का ही एग्जीक्यूशन जो है हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें दिखता है। इसके अलावा जो हमारी बुक्स हैं वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारा जो खान पान होता है वो भी हमारे कल्चर का ही पार्ट होता है। हमारा जो गीत संगीत और जो जो भी ये तमाम चीज़ें हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली जिनके साथ जो है हमारा दो चार होना होता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हमारी जो है लाइफ का एकदम एसेंशियल पार्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों को जो है हम कल्चर कहते हैं। अब देखिए रिलीजियस बिल्डिंग्स के बारे में दिया है कि रिलीजियस बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो पुराने टाइम में हम देखते हैं, जब हम आईवीसी की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो है पकी पकाई ईंटें थी। लेकिन इसके बाद से जैसे ही हम देखते हैं टाइम चेंज होता है और वैदिक एरा आता है। वैदिक एरा में हम कच्चे घर पाते हैं। फिर इसके बाद से मौर्य एरा है, बुद्धा एरा के बाद से मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्यों के टाइम में हम देखते हैं जो बताया हुआ है इसमें कि लगभग 2300 साल पहले, तो 2300 ईयर्स एगो क्या होता है कि अशोक के टाइम में बहुत सारी जो है रिलीजियस बिल्डिंग्स बनाई गई। और ये रिलीजियस बिल्डिंग किस रिलीजन से रिलेटेड होंगी, तो चूंकि अशोक का धर्म जो है बौद्ध धर्म था, इसलिए जो है मैक्सिमम आपको जो है बुद्धिस्ट जो है मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें स्तूप है और मोनेस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, स्तूप का मीनिंग क्या होता है ये इसमें दिया हुआ है कि इसका मीन मतलब होता है माउंड और ए राउंडेड हिप ऑफ अर्थ। ठीक है, ये स्तूप का आप देखोगे तो उसकी मीनिंग है। फिर इसके बाद से बताया हुआ है कि मतलब किस किस तरीके की चीज़ें रही हैं और बताया कि इसमें जो है क्या चीज़ें दबाई गई हैं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद से हम देखते हैं तो ऐसे जो है साहित्यों से साक्ष्य मिलते हैं कि बुद्ध के मरने के बाद जो अवशेष बचे उनकी अंत्येष्टि के बाद, उसको जो है 8 हिस्सों में बांट करके और 8 जगह स्तूपों के नीचे जो है दबाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही बुद्ध के बाद से हम देखते हैं जो संत लोग रहे, जो भी मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क, उन लोगों के साथ भी जब उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके भी जो अवशेष थे उनको भी दबाया गया, ऐसे ही डोम शेप्ड माउंट्स के अंदर। और इसके साथ ही साथ दिया हुआ है कि इसमें प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स भी रखे जाते थे। तो नो डाउट ऐसा किया जाता रहा और ये चीज़ें रहीं। तो ये बिल्डिंग्स जो है आप देखेंगे तो कहीं जो है वो ईंट की बनाई गई हैं और कहीं कहीं पर जो है ये पत्थर की भी बनाई गई हैं। जैसे आप फिर इसमें जो है क्या क्या चेंजेस आए, तो हम देखते हैं कि ग्रेडली अदर डायरेक्शंस आर ए मार्क ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो अदर जो है फीचर्स क्या आते हैं इसमें कि स्तूप है, स्तूप के साथ जो है गेट लग गया। ठीक है, गेट के साथ जो है रेलिंग बना दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो मतलब उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना पाए। प्रदक्षिणा पथ वगैरह जिस पे लोग जो है जो भी डाइटीज़ हैं वो इसके अराउंड जो है आकर के मूव करेंगे, घूमेंगे लोग। ठीक है, तो ये सारी परिक्रमा वगैरह लोग
करते थे। आप अक्सर हाथ देखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कुछ जो है स्तूप बनवाए गए, जैसे जो सांची का स्तूप है, द ग्रेट स्तूपा इन सांची मध्य प्रदेश, ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जो है अशोक के टाइम में बना था। ठीक है, और रेलिंग और गेटवे इसका जो है ये कुषाण के टाइम में और सातवाहन जो शासक थे उन लोगों के टाइम में बनाया गया, जो बाद के शासक रहे थे। इन 4 केव्स इन बारबरा हिल्स बिहार। तो आप देख रहे हो कि केव्स की भी बात आ रही है कि केव्स बनवाए गए। ठीक है, और ये जो है आजीवकों के लिए, आजीवक जो है एक तरीके का संप्रदाय था, एक सेक्ट था, जो लोगों के लिए जो है अशोक ने बनवाया था, और उनके जो ग्रैंडसन थे दशरथ, उन्होंने भी बनवाया था। ऐसे ही अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में एक ज़िला है औरंगाबाद, उस ज़िले के में है और उसके करीब ही हैं। ठीक है, तो ये जो है गुफाएं आज भी हैं और उसमें जो है बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। फिर ऐसे ही गुफाएं मिलती हैं उदयगिरी केव्स इन ओडिशा। ये जो है कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा बनवाए गए थे, जिनका शासन जो है वो 2nd सेंचुरी BC में था। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये जो है टाइम रहा था। फिर अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स, तो शुरुआती जो है हिंदू टेम्पल थे उनके बारे में है कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इमेज वर्शिप बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द हिंदूज। हिंदू लोग जो है वो मूर्ति पूजा बहुत ही ज़्यादा इनमें क्या हुआ, पॉपुलर हुआ, मतलब प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। और इस दौरान जो है लोग पूजा करते थे, तो उनके लिए जो है जो भी उनके देवता थे, डाइटीज थे, उनके प्रति जो है इनका जो डिवोशन था, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि टेम्पल्स बनवाए। और ये टेम्पल्स जो है कहीं पर ईंट के और कहीं पर जो है स्टोन के बनवाए गए, मतलब पत्थर के बनवाए गए। तो ये सारी चीज़ें रहीं। फिर इनमें जो है जो मुख्य देवता थे वो कौन थे? तो गुप्ता एरा में हम देखते हैं कि विष्णु, शिव और दुर्गा शक्ति, ये लोग ही जो है मेन जो है वो गॉड गॉडेसेस थे। ठीक है, अब इसके बाद से है कि द इमेज ऑफ चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड इज कॉल्ड द गर्भगृह। मतलब कि जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी उस जगह को, उस मंडप को जो है गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, और वो आज भी कहा जाता है। ठीक है, तो गर्भगृह जो है ऐसा स्थान होता है मंदिर में जिसमें उस मंदिर का जो प्रमुख देवता होता है उसको स्थापित किया गया रहता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें रहीं। अब इसके बाद से हम देखते हैं रिचुअल्स इन दिस पार्ट ऑफ टेम्पल्स। तो बहुत सारे जो है रिचुअल्स भी वहाँ पे मनाए जाते थे, जैसे कीर्तन वगैरह आप देखते हो, कोई पूजा पाठ, कोई समारोह, जो भी रिलीजियस या सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी मंदिरों के आसपास या मंदिरों में परफॉर्म किया जाता रहा है। ये जो है कार्य पुराने टाइम से, मतलब ये सारी चीज़ें पुराने टाइम से ही होती आ रही हैं। फिर आगे बता रहा है कि ग्रेडली अ टावर नोन एज शिखरा स्टार्टेड बीइंग। मतलब मंदिर पहले जो है केवल छत लगा के बनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो अब जो है छत के साथ जो है शिखर बनाया जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि मंदिर के साथ जो है शिखर, तो ये चीज़ें जो है नॉर्थ इंडिया में आपको दिखेंगी। फिर आप जब जाओगे साउथ की तरफ तो साउथ इंडिया में भी कुछ जगहों पे दिखेंगी, जैसे कृष्णा से लेकर के नर्मदा रिवर, इसके बीच में आपको जो है शिखर मिलेगा। लेकिन जब कृष्णा रिवर से हम डाउन जाते हैं तो वहाँ पर हमको विमान मिलते हैं, पिरामिड नुमा जो है वो जो भी मंदिर का ऊपरी हिस्सा है वो मिलता है, और ऐसे मंदिरों को विमान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 शैली के जो है वो मंदिरों का निर्माण हुआ इंडिया में, हिंदुइज्म में। और ये शैली थी नागर शैली, जो नर्मदा के उत्तर में थी। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो है उड़ीसा में भी नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर नर्मदा से कृष्णा, इसके बीच में आप पाते हैं, सॉरी नर्मदा नहीं, गोदावरी से कृष्णा के बीच में आप पाएंगे कि यहाँ बेसर शैली मिलेगी, जो मतलब द्रविड़ और नागर दोनों का जो है मर्ज रूप है। ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगा। फिर इससे जब नीचे जाएंगे कृष्णा से नीचे तो उधर आपको जो है मिलेगा वो द्रविड़ शैली, जिसमें विमान बनाए जाते थे। अब इसमें जो है बताया है कि जो
द भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ एन अर्ली टेम्पल built about 1500 years ago during the time of Gupta Empire। तो गुप्त काल में लगभग 1500 साल पहले आज से कानपुर में भीतरगांव का टेम्पल बनाया गया, और यह जो है मेरे ख्याल से पहला ईंटों का बना हुआ टेम्पल रहा जो कि इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है जिसमें इसमें दिया हुआ है कि एन अर्ली टेम्पल, तो ये अर्ली नहीं, इट वाज द फर्स्ट ब्रिक मेड टेम्पल इन आवर कंट्री। ठीक है, फिर इसके बाद से बताया है कि दुर्गा टेम्पल एट एहोल इन कर्नाटका। तो एहोल जो है ये आप लोगों को जब बताया मैंने तो पिछले चैप्टर में, तो उसमें मैंने बताया कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे चालुक्य नरेश, उनकी राजधानी एहोल थी। तो चालुक्यों की राजधानी एहोल थी और वहाँ पर उन्होंने जो है दुर्गा टेम्पल बनवाया। ठीक है, और इसमें जो है आप देखोगे तो ये जो है कैसा बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो एंड इट्स शेप्ड लाइक अ बैक ऑफ एलिफेंट। इसको जो है हाथी के पीठ के जैसा शेप दिया गया। ठीक है, आप अक्सर हाथ देखते होंगे कि गाँव में जो काली माई चौरा होता है, जहाँ पे काली माता जो है होती हैं, या नवरात्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाते हैं लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हाथी वगैरह रखा रहता है, तो कहीं ना कहीं वही उसी से प्रेरित है, और एलिफेंट के बैक के शेप का जो है ये टेम्पल बनाया गया था। ठीक है, दिस स्टोन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा और विष्णु। तो आगे बताया है कि इस तरीके के जो टेम्पल्स हैं वो अक्सर हाँ शिव और विष्णु को ही डेडिकेटेड होते हैं, मतलब जो चीफ डायटी ऑफ द टेम्पल होता है वो यही लोग होते हैं, शिव या विष्णु। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द पार्ट ऑफ ए फोर्टिफिकेशन ऑफ द मराठास। और यह भी ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि यह जो है मराठों के फोर्टिफिकेशन मतलब दुर्गीकरण का एक भाग था। द पंचरथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पंचरथ या रथ जो टेम्पल्स हैं ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में बनाए गए हैं। मतलब कि पंचरथ जो मंदिर हैं आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, और ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, और इनको जो है बनाया गया है पहाड़ियों को काट करके। तो अब सोचिए कि किस तरीके से कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि ऊपर से जो है पहाड़ी को काट करके और रथ का शेप दे करके उन मंदिरों को जो है बनाया गया था। और इनके बनाने का जो समय है वह आज से 1350 साल पहले का समय है। और ये मोनोलिथिक टेम्पल मतलब एक ही शिखर से एक टेम्पल बनाया गया है, इसमें कोई दूसरा स्टोन यूज़ ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम पे हमारे वहाँ थी। और हमारे जो शासक थे, ख़ास तौर से जो पल्लव शासक थे, पल्लवों ने ही जो है ये बनवाए थे। तो उन्होंने इसको बनवाया था, जिसमें आप महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन को आप जो है जानेंगे। तो इनकी जो है अलग अलग जो है शैलियाँ भी थी, जैसे मामल्ल शैली, ठीक है, महेंद्र वर्मन शैली, ठीक है, और डूंगरपुर शैली राज सिंह के। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है। इसके बाद से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द स्तूपास एंड टेम्पल्स। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या है कि वो जो 4 स्टेजेस हैं इनको बनाए जाने के, वो यहाँ पे मैंने जो है ट्रिक मार्क किया हुआ है, एक एक को देख लेंगे। अ सुटेबल प्लेस वॉज चूजन फॉर बिल्डिंग द स्तूपा अ टेम्पल। तो मतलब कि एक जो है अच्छा जगह जहाँ पे स्तूप या मंदिर जो है वो बनाया जाए, इसको पहले चूज़ किया जाता था, सॉरी, हाँ। तो वो चुनने के बाद से फिर क्या होता था, देन गुड क्वालिटी स्टोन वॉज फाउंड। इसके बाद से जो है अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो है वो ढूंढा जाता था। कट फ्रॉम द रॉक्स एंड ब्रॉट टू द चूजन प्लेस। और उनको जो है रॉक से जो चट्टानें होती थी उनसे कट करके जो है अलग किया जाता था, और फिर उस जो चिन्हित जगह होती थी जहाँ पे टेम्पल या स्तूप बनाना होता था वहाँ पर ले जाया जाता था। Here stone blocks were shaped and carved into pillars and wall panels, floors and ceilings। और उस जगह पर ले जाकर के उन ब्लॉक्स से, जो स्टोन के ब्लॉक होते थे, ब्लॉक क्या होता है कि मतलब ये की लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दोनों आपस में जुड़ करके जो है एक मतलब स्टेबल शेप दे पाते हैं। तो उनको जोड़ करके फिर क्या क्या चीज़ें, पिलर्स बनाए जाते थे, वॉल्स बनाई जाती थी, फ्लोर बनाए जाते थे, और छत भी बनाई जाती थी। इसके बाद से है These pieces were then lifted and put up exactly in the correct position। तो इसके बाद से उनको जो है उनके सही पोजीशन में रख करके
और उस बिल्डिंग को बनाया जाता था। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। इसके बाद से है बेयरिंग एक्सपेंसेस। इतनी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसका खर्चा कौन देगा भैया? तो खर्चा देने के लिए जो बात आती है, तो आप देखोगे तो मोस्टली जो है वो खर्च फंडिंग जो है राजा अथवा रानी करते थे, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, बुल्ड मोस्टली बाय किंग अ क्वीन। और आगे दिया है दे प्रॉब्ली यूज द रॉयल फंड्स, और वो जो है खजाना यूज करते थे, जो सरकारी खजाना होता था, जो राज का खजाना होता था, वहाँ से जो है फंड जनरेट करते थे, वहीं से जो है चीज़ों को खर्च करते थे। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हम देखते हैं कि डेकोरेशन के लिए बहुत सारे काम जो है जो होते थे वो लोग स्वतः कर देते थे। जो आसपास के लोग होते थे, जो भी मतलब डिवोटी होते थे, वो जो है ये सारे काम करते थे। जैसे इसमें दिया है कि सेवरल अदर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग मर्चेंट, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स एंड स्मिथ पेड द डेकोरेशंस and their names are written on the pillars, railings and walls of these structures। मतलब ऐसे सामान्य लोग, जो आम लोग थे, कॉमन पीपल, वो जो है वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते थे और उनके नाम जो है पिलर्स पे, रेलिंग पे या जो है दीवारों पे लिखे रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। इसके बाद से लेट्स फाइंड आउट में आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है कि विद इन पेयर्स figure 4 which shows a painting done on the wall of Ajanta cave in ancient time। Now answer the questions given below। तो ये क्वेश्चन आंसर की बात जो मतलब आगे मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है बताया, और ये जातक जो कथा है, ये जो है जातक कथाएं कहीं ना कहीं जो भगवान बुद्ध थे उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिस जन्म में वो जो है जानवर के रूप में जन्म पाए हुए हैं। इसके बाद से पेंटिंग्स इन अजंता केव, इसके बारे में है कि अजंता केव की पेंटिंग्स कैसी रही, क्या है। तो पहले तो हमने बताया कि ये जो है औरंगाबाद ज़िले में है और वहाँ जो मुख्यालय है वहाँ से कुछ दूर है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो दिया है कि द पेंटिंग दैट यू हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड डिपेक्ट अ जातक स्टोरी। मतलब अभी जिसको आपने देखा उसमें जातक स्टोरी थी, और इसमें द क्वीन ऑफ बनारस सेंट्स सोल्जर्स टू किल हिम एंड ब्रिंग हिज टस्क। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब उस कहानी का भाग हैं। आगे हम देखते हैं द अजंता पेंटिंग आर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द रिमार्केबल पेंटिंग स्किल ऑफ द पीपल लिविंग इन एंशियंट टाइम। मतलब उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो किस तरीके से इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते थे कि वो पेंटिंग्स आज लगभग 1500 साल बाद भी उतनी ही खूबसूरती के साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। अब इसमें जैसे लोकेशन के बारे में बताया कि औरंगाबाद इन महाराष्ट्र वेयर केयर आउट इन रॉकी क्लिफ ऑफ द सह्याद्री हिल। सह्याद्री हिल जो है महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस केव्स वेयर रेजिडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बहुत सारे जो इसमें केव्स थे वो जो मॉन्क लोग थे, बौद्ध जो संत थे, ठीक है, भिक्षुक थे, उनका जो है रेजिडेंस था जहाँ वो लोग रहते थे। वाइल सम वेयर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, मोस्ट पेंटिंग्स बिलीव टू हैव बीन मेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड हिज प्रीवियस लाइफ्स एज डिस्क्राइब्ड इन द जातक टेल्स। ठीक है, तो इसमें जो भी कहानियाँ हैं वो बुद्ध के ही जीवन से रिलेटेड हैं, या फिर जो है उनके पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं जिनको जातक कथाओं के बारे में हम जानते हैं उससे रिलेटेड। द आर्टिस्ट डिड नॉट पेंट डायरेक्टली ऑन द केव सरफेस। कह रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्ट केव की सरफेस पे नहीं पेंटिंग करता था। द रफ एंड क्रीप्ड सरफेस ऑफ द रॉक्स वे मेड स्मूथ बिफोर मेकिंग पेंटिंग्स। फर्स्ट अ बेस वॉज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग ए मिक्सचर। अब मिक्सचर किसका होगा? तो क्ले, काउडंग, क्रस्ट रॉक्स एंड राइस हस्क on the rough rock surface. It was then coated with a very thin layer of white plaster। कह रहे कि पहले जो है गाय का गोबर, मिट्टी, ठीक है, जो रॉक है उसका चूरा, ठीक है, और जो चावल है राइस उसकी हस्क मतलब उसकी राख वगैरह,
ठीक है, ऑन द रफ रॉक सरफेस, जो रफ रॉक सरफेस है उस पर लगाया जाता था। ठीक है, इट वॉज देन कोटेड विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ वाइट प्लास्टर। अब इसके बाद से जो है जब वो चीज़ें उस पर ये भर दी जाती थी, उसके भरने के बाद फिर जो है क्या किया जाता था कि उस पर जो है एक बहुत ही पतली वाइट प्लास्टर की लेयर चढ़ाई जाती थी। और बिफोर द प्लास्टर वॉज ड्राई, मतलब कि प्लास्टर अभी सूखा नहीं, उसके पहले ही द आर्टिस्ट क्विकली आउटलाइन द ड्राइंग एंड फिल्ड कलर्स। जो आर्टिस्ट होता था वो आउटलाइन बना देता था और रंग जो है भर देता था। इससे क्या होता था कि जब प्लास्टर सूखता था तो वो जो कलर होता था उस प्लास्टर में ऑब्जर्व हो जाता था और इसकी वजह से वो जो है आसानी से उखड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि ये चीज़ें जो हैं 1500 साल भी बाद भी आज वैसी की वैसी ही हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, और इस टेक्निक को फ्रेस्को टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बताते हैं। द केव्स वेयर डार्क विद लिटिल नेचुरल लाइट रीचिंग इनसाइड देम, सो मोस्ट पेंटिंग वेयर मेड इन द लाइट ऑफ वुडन टॉर्च। ये जो भी पेंटिंग्स बनाई गई मैक्सिमम जो है इसमें से वुडन टॉर्च मतलब कि लकड़ी जला करके मसाल के उजाले में बनाई गई हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट लार्ज मिरर्स वेयर ऑल्सो यूज टू रिफ्लेक्ट इनटू वॉल्स। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी वो लोग जानते थे और कांच से शीशे से जो है दर्पणों का यूज़ किया उसमें लाइटिंग करने के लिए, ताकि रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करके केव्स के अंदर डाल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइंस भी है इसमें, और जो भी चीज़ें मैंने बताया वो सब तकनीक ही है। आफ्टर दिस द आर्टिस्ट would decorate the wall, the doorways and ceilings of the caves with natural colors made of plants and colorful ground rocks। तो ये जो है जो भी नेचुरल कलर बनाए गए वो किसके थे, या तो रॉक्स से बनाए गए अथवा पौधों से बनाए गए, प्लांट्स से। ठीक है, जैसे आप अगर पहले की वीडियोस मेरे देखे हो शुरुआती टाइम के, तो उन वीडियोस में मैंने बताया है कि कौन कौन से कलर जो है वो किस किस पौधे से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और पेंटिंग का जो ब्रश होता था उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ की गई, तो उसके लिए एनिमल्स हेयर का यूज़ किया गया, अथवा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी लकड़ियों से जो है वो कूंचियाँ, वो ब्रशेस जो है तैयार की गई। अब इसके बाद से है एंशियंट बुक्स ऑफ इंडिया। तो हमारी जो पुरानी किताबें रहीं वो क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये भी कल्चर का ही पार्ट है। तो इसमें जैसे मेघदूत की बात किया है, मेघदूत जो है क्या होता है, द क्लाउड मैसेंजर। ठीक है, मेघदूत जो है कालिदास जी की रचना थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। एक्चुअली कुछ विद्वान लोग थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में रहते थे, उनके कोर्ट में रहते थे, और वहाँ जो है उनको सलाह देना, उनका मनोरंजन करना, उनको अच्छी जो है बातें बताना, ये सारे काम करते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक थे कालिदास जी, जो कि बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। और मेघदूत जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है, और इसमें जो है उन्होंने यक्ष यक्षिणी की बात लिखी है कि किस तरीके से यक्ष को जब भगा दिया जाता है तो यक्ष जो है अपनी वाइफ यक्षिणी तक जो है संदेश भेजता है बादलों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ उस टाइम पे हैं, और वो जो है उनकी कल्पनाशीलता को शो करता है कि किस तरीके से वो इमेजिनेशन करते हैं। फिर इसके बाद से तमिल एपिक्स के बारे में है, जिसमें शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये दो जो है एपिक्स के बारे में बात की गई है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले जो है वो कहीं ना कहीं एक ही वंश की, एक ही जो है परंपरा रही, एक फैमिली की, जिसमें शिल्पाधिकारम को लिखने वाले जो कंपोज़र हैं, इनके जो रचयिता रहे, उनका नाम इलांगो था। इलांगो, इनका पूरा नाम इलांगो अडिगल है। ठीक है, और यह लगभग जो है 1800 साल पहले की कहानी है। और इसमें बताया गया है कि एक महिला रही कन्नगी, जिनका नाम था, उनकी शादी हुई रहती है कोवलन से, और कोवलन जो है के संबंध रहते हैं एक और नृत्य करने वाली महिला से, जिसका नाम माधवी रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं।
अब इसमें जो है हम देखते हैं कि कोवलन जो है बहुत सारी चीज़ें जो जो भी मतलब व्यापारी रहता है, लेकिन माधवी के प्रेम में जो है वो अपना पूरा बिजनेस जो है चौपट कर लेता है, पूरा व्यापार उसका जो है बर्बाद हो जाता है। और फिर कन्नगी और कोवलन जो है वो अपना जगह छोड़ करके जहाँ पे वो रहते थे, जैसे इसमें बताया है कि चोला कैपिटल में रहते थे, और चोलों की राजधानी जो है वो पुहार थी। तो पुहार छोड़ करके ये जो है मदुरई चले जाते हैं। और मदुरई जो है किसकी राजधानी थी? तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है, सुना है, तो उसमें मैंने बताया है कि मदुरई किसकी राजधानी थी, पल्लवों की कि पांड्यों की। ठीक है, वो आप फिर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक ना। फिर जो है मदुरई जाते हैं। मदुरई जाने के बाद से क्या होता है कि चूंकि गरीबी थी तो कन्नगी ने जो है अपने हाथ से एक गहना निकाला, और वो गहना जो है कोवलन को देती है और कहती है कि कुछ ले आओ खरीद के, ताकि हम लोग जो है खाया जाए। कोवलन उसको बेचने के लिए जाता है, ठीक है। और वो एंकल जो वो हाथ का अपना गहना दी रहती है, वो जो है जो गोल्ड स्मिथ रहता है, वो कहता है कि ये तो रानी साहिबा का है लग रहा है, क्योंकि इस गरीब से आदमी के पास इतना कीमती चीज़ कहाँ से आएगा। फिर वो लेके जाता है राजा के पास, और राजा जो है कोवलन को मृत्युदंड दे देता है, ठीक है। इसके बाद से जो है चूँकि वो राजा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही न्याय करने वाला राजा था, तो वहाँ पर जो है कन्नगी जाती है और फिर उसको कहती है कि ये तुमने गलत किया है, क्योंकि ये मेरा है। और फिर वो दूसरा भी एंकल निकाल करके उसको दिखाती है। राजा को बहुत ही तकलीफ़ होता है और राजा जो है मर जाता है, उसका पूरा राज्य जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि उस राज्य को, ठीक है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हाँ उस राजा का क्या नाम था, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो कौन राजा था, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बताऊँगा। फिर ये कहा गया कि कन्नगी के श्राप से जो है मदुरई नष्ट हो गया। फिर जो दूसरी कहानी है मणिमेखले, यह जो है सत्यनार ने लिखा है। एक्चुअली सत्यनार का पूरा नाम शीतलई सत्यनार है, ठीक है। और यह लगभग 1400 साल पहले लिखा गया। मतलब कि जो हम देखते हैं शिल्पाधिकारम के बाद से मणिमेखले लिखने में लगभग 400 सालों का जो है अंतर दिखाई देता है। अब इस एपिक में हम देखते हैं तो कन्नगी के जो हस्बैंड है कोवलन, और उनकी जो प्रेमिका थी दूसरी जो माधवी, तो कोवलन और माधवी से एक पुत्री पैदा हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है उस पुत्री के बारे में कहानी है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहीं, और उसी का नाम जो है मणिमेखले था। अब इसके बाद से हम देखते हैं कंपाइलिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज। तो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है पहले वेद आते हैं, वेदों के बाद से वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। इनके बाद से नंबर आता है पुराणों का। तो पुराण क्या है? संस्कृत का वर्ड जो है पुराण का मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड, बहुत पुराना, ठीक है। और पुराणों में आप देखोगे तो कहानियाँ मिलती हैं विष्णु की, शिव की, दुर्गा की या पार्वती की, तो इन्हीं की कहानियाँ मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है इनसे रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, और साथ ही साथ जो कहानी चलती है उसके साथ जो है उस समय के राजा, उस समय के समाज और उस समय की जो चीज़ें थीं, जो भी यूज टू था उस टाइम सोसाइटी में, उसके बारे में भी पुराणों से पता चलता है। फिर बताया कि द पुराणाज वेयर रिटन इन सिंपल संस्कृत एंड कुड बी हर्ड बाय एवरीवन। मतलब कि पुराण सुनने को जो है सबको आ जाती थी, इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्रास। हम देखते हैं कि इनका जो है इनकी रचना हुई गुप्ता पीरियड में, और गुप्ता पीरियड में शूद्रों पर और महिलाओं पर बहुत सारी अपत्रताएं जो है वो लाद दी गई थी, लेकिन पुराण सुनने की छूट उनको मिली हुई थी, ठीक है। तो उसी में आगे बता रहा है इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास who were not allowed to study Vedas. They are believed to be recited in temple by priests where people came to listen to them. तो जो पुराण वगैरह है ये
मंदिरों में सुनाए जाते थे और लोग वहाँ पे जाते थे सुनने के लिए। फिर इसके बाद से दो एपिक्स हैं हमारे, महाभारत और रामायण। इनके बारे में भी चीज़ें बताया हुआ है कि क्या रही हैं, कैसे रही हैं। तो महाभारत आप सभी लोगों ने लॉकडाउन में देखा ही है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जो है युद्ध हुआ और जिसमें पांडव जो है वो विजयी रहे। इसी में जो है आप देखते हैं तो भगवत गीता जो है वो उसका उपदेश है जो भगवान कृष्ण जो है इसको अर्जुन को सुनाते हैं। फिर रामायण है, तो रामायण में हम देखते हैं कि रामायण संस्कृत एपिक है और इसको लिखा किसने, तो वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था। और इसमें जो है राम की कहानी है जो अयोध्या के जो है राजकुमार थे, और इसमें जो है किस तरीके से दिखाया गया कि उनको एग्जाइल किया गया था, जब निकाला गया था जब उनके पिताजी के उससे, तो वह अपनी पत्नी और भाई के साथ जो है गए। फिर किस तरीके से वो वापस आते हैं, कैसे कैसे जो है लंका नरेश रावण से जो है उनका युद्ध होता है और क्या क्या चीज़ें रही, जो आप सुनते भी हैं जानते भी हैं। इसके बाद से है बुक्स ऑन साइंस। तो साइंस में कौन कौन सी किताबें रहीं, सेवरल बुक्स ऑन मेडिसिनल मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वेयर रिटन इन द एंशेंट इंडिया। कह रहा है कि हमारे पुराने जो एंशेंट इंडिया है उस टाइम पे मेडिसिन मतलब दवाइयों पे, मैथमेटिक्स मतलब कि गणित पे, और क्या एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान, तो उस पे वेयर रिटन इन द एंशेंट इंडिया हमारे जो है पुराने समय में लिखी गई। आर्यभट्टा और renowned astronomer and the mathematician who lived about 1500 years ago wrote a book in Sanskrit called आर्यभट्टियम। तो लगभग 1500 साल पहले जो है आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी और इसका नाम जो है आर्यभट्टियम था। ठीक है, तो आर्यभट्टियम नहीं आर्यभट्टी था। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखते तो भट्टियम लिख देते हैं। द बुक एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। तो ये जो है इसमें बताया गया है इस आर्यभट्टी में कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और इसकी वजह से जो है दिन और रात होते हैं। ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया है। द बुक ऑल्सो गिव्स द साइंटिफिक रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स एंड एक्यूरेट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये जो है एक्लिप्स के बारे में भी बताती है, एक्लिप्सिस के बारे में। ठीक है, और इसके बाद से जो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल होता है, मतलब एक सर्किल जो होता है उसका सर्कमफेरेंस, उसको भी कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में भी आर्यभट्ट साहब ने बताया हुआ है अपनी इस बुक में। इसके बाद से है चरक संहिता। चरक संहिता जो है वो एक बुक है, अ बुक ऑन मेडिसिन, जो मतलब औषधियों पर लिखा गया है, रिटन बाय अ सेलिब्रेटेड इंडियन फिजिशियन नेम्ड चरका। ठीक है, तो चरक के द्वारा लिखी गई चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक, उसका नाम चरक संहिता है। और आगे बताया है बृहद संहिता एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस रिटन बाय वराहमिहिर। वराहमिहिर ने एक जो है बुक लिखी बृहद संहिता, और ये जो है इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है इंडियन साइंस की। ठीक है, तो हमारे एंशिएंट साइंस की जो है इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारे एंशिएंट टाइम में रही थी। इसके बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मेनी स्टोरीज पोएम एंड सॉन्ग्स टोल्ड एंड रिसर्च बाय ऑर्डिनरी पीपल हैव बीन रिकॉर्डेड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज जातका पंचतंत्र। तो जातक कथा, पंचतंत्र कथा, इस तरीके से हमारी जो है ज्ञानवर्धक बहुत सारी कहानियाँ जो है रही हैं, और ये जो है लोगों को सिखाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक रही हैं। क्योंकि पंचतंत्र के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि विष्णु शर्मा ने वो कहानी लिखी थी, तो एक राजा थे और उनके जो है बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। तो एक्चुअली था क्या कि पढ़ाई लिखाई वैसे भी बोरिंग काम लगता है सभी लोगों को, आप लोगों को भी लगता होगा, तो ऐसी ही चीज़ें थी। तो उसको जो है स्टोरीज़ के द्वारा जो है विष्णु शर्मा ने जो है किस तरीके से समझाया कि बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा उन कहानियों को सुन करके। ठीक है, तो ये पंचतंत्र की कहानी मतलब बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं उसमें, आप लोग ना हो तो फिर से देखिएगा, उसको पढ़िएगा। और फिर जो है आगे बताया है
कि can be found as sculptures on the building of stupas and as paintings in the Ajanta caves as shows in figure 4। तो आगे बता रहा है कि हम जो है स्तूप के रेलिंग्स पे और अजंता केव्स में हमने जातक कथाओं को चित्र के रूप में देखा है। ठीक है, आगे बताया ये यहाँ पे दिया हुआ ब्रेक वो बॉक्स बना के, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय मैथमेटिशियंस मैथमेटिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये जो जीरो जो है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज यूज्ड बाय अरब्स who had chosen trade relation with India and was then spread by them in Europe। तो जो भी हमारे दार्शनिक पद्धति है काउंटिंग, यह जो है अरब लोग हमसे सीखे और हमसे सीख करके जो है कहाँ ले गए, तो यूरोप तक ले गए, और यूरोप वाले जो है कहते हैं कि ये अरबियों ने हमको दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। ये एक पोयम दिया हुआ है जो कन्नगी के द्वारा जो है ईश्वर के से कहा गया है कि हे ईश्वर, मतलब जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया हुआ है, तो उनके दुख को जो है ये शो कर रहा है। इसके बाद से है लेट्स रिमेंबर। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आप लेट्स रिमेंबर को ज़रूर अपने वीडियो पॉज करके देखिएगा और इन चीज़ों को आप जो है ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जो है मैं से दिखा दे रहा हूँ आपको, और ये जो है रीडेबल हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमारी हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लेना।